लास्ट टाइम चल रहा था गोल्गी बॉडी, ठीक है। मैंने आपको पार्ट बता दिया था गोल्गी बॉडी का फंक्शन, देखिए स्ट्रक्चर भी बताया था। जी सर। नहीं आए थे रेगुलर रहेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, और रेगुलर नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो एक दिन एब्सेंट रहेंगे, पिछले दिन का सप्लाई में क्या मतलब, अगला दिन बर्बाद हो गया। डेली रहा करिए, कोशिश करके फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर बताया था आपको कंप्लीट। क्या करता है गोल्गी बॉडी, जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करता है, मॉडिफाइड करता है। मतलब जो प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना भी प्रोडक्ट बनाएगा, उन प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस। इसलिए इसको मेकअप रूम ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मेकअप रूम ऑफ सेल, ठीक है। एक चीज और लिखिएगा इसमें, इसी में फंक्शन में लिख देते हैं। पहला फंक्शन देखिए, पहला फंक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। द मॉडिफिकेशन या फिर प्रोसेसिंग ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स synthesized by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बताया था, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन से उसमें क्या चेंजिंग करेगा, ग्लूकोज अटैच कराएगा, ग्लाइकोल प्रोटीन बनाएगा। वो लिपिड बनाता है तो ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, ठीक है। तो उसको मॉडिफिकेशन करता है। दूसरा फंक्शन देखिए, गोल्गी एपरेटस का एक नाम और होता है, कहीं साइड में लिख लीजिएगा, गोल्गी बॉडी आल्सो कॉल्ड। चलिए पर लिखते हैं, गोल्गी बॉडी को एक नाम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर ट्रैफिक इंचार्ज ऑफ सेल, ट्रैफिक इंचार्ज ऑफ सेल। गोल्गी बॉडी को मैक्रोमॉलिक्यूलर ट्रैफिक इंचार्ज ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं समझ लीजिए। ट्रैफिक इंचार्ज क्या होता है, चौराहों पर जो पुलिसमैन जो खड़ा होता है ट्रैफिक वाला, वो क्या करता है, गाड़ियों को सिग्नल देता है कि कौन किधर जाएगा, ठीक है। इसका वो ट्रैफिक इंचार्ज है, समझ में आया। ये मैक्रोमॉलिक्यूल का ट्रैफिक इंचार्ज है। मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब सेल में जितने बायो मॉलिक्यूल हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस बायो मॉलिक्यूल को बना रहा है, या जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये सेल है, इसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसमें कोई मैक्रोमॉलिक्यूल बनाया, प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, उसके बाद कहाँ जाते हैं ये सब के सब, ये सब मूव करेंगे गोल्गी बॉडी के पास, ठीक है। गोल्गी बॉडी इसमें क्या करेगा, मॉडिफिकेशंस करेगा, इसमें चेंजिंग करेगा। चेंजिंग करने के बाद में अब ये मॉलिक्यूल जो है, यहाँ से प्रोडक्ट जो है, गोल्गी बॉडी से जब प्रोडक्ट निकलता है तो किस फॉर्म में निकलता है, एक वेसिकल में बंद होकर के रिलीज होता है, तहत है ना। प्रोडक्ट जो गोल्गी बॉडी से रिलीज होगा तो कैसे रिलीज होगा, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में बंद होकर के, इसको आप क्या बोलेंगे, वेसिकल्स, उसमें बंद होकर के रिलीज होता है, बताया था। समझ में आ रहा है। अरे यहाँ से वेसिकल बनेगा ना, याद नहीं आ रहा, देखिए इस तरीके से किस साइड से वेसिकल बनता है, सिक्स फेज या ट्रांस फेज। वेसिकल्स गोल्गी बॉडी में किस साइड से बनेगा, सिक्स या ट्रांस, कहाँ से बनेगा, दिस इज द ट्रांस फेज। यहाँ से वेसिकल्स मतलब ये प्रोडक्ट गोल्गी बॉडी जो भी प्रोडक्ट को रेडी करेगा, वो प्रोडक्ट वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ से रेडी होकर के बाहर निकल जाएगा। ये वेसिकल, ये प्रोडक्ट इसके अंदर क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इस वेसिकल में क्या बन रहा है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मतलब प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, समझ में आया। अब ये मॉलिक्यूल इसको सेल के अंदर भेजना है या सेल के बाहर भेजना है, ये डिसाइड कौन करता है, गोल्गी
मैक्रो इसको ट्रैफिक इंचार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाएगा या सेल के अंदर कहीं जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? गोल्गी बॉडी डिसाइड करता है। इसलिए मॉलिक्यूल का ट्रैफिक इंचार्ज है। समझ में आया? मैक्रो मॉलिक्यूल का। तो दूसरा फंक्शन क्या हुआ इसका? सेकंड फंक्शन इसी के बेसिस पर है ना, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्शन देगा। डायरेक्ट द मैक्रोमोलेक्यूल्स इनसाइड और टू ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट द मैक्रोमोलेक्यूल टू ट्रांसपोर्ट इनसाइड और आउटसाइड सेल। मैक्रोमोलेक्यूल सेल के अंदर रहेंगे या सेल के अंदर कहाँ जाएंगे, या सेल के बाहर जाएंगे? अंदर रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसको डायरेक्ट कौन कराएगा? गोल्गी बॉडी। समझ में आया? तीसरा है इसका फंक्शन सेल सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब समझ में, हमारी बॉडी में स्टमक में या इंटेस्टाइन में एंजाइम रिलीज होते हैं। एंजाइम किस प्रोसेस से रिलीज होते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीक्रेशन। तो सेल से आखिर एंजाइम कहाँ बना? सेल के अंदर ही तो बनता है। एंजाइम कहाँ बनता है? सेल में। और सेल में कौन बनाता है एंजाइम को? बताइए, एंजाइम सेल में कौन बनाया? एंजाइम का मतलब हुआ प्रोटीन। एंजाइम मीन प्रोटीन हुआ। प्रोटीन दो जगह बनती है, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनेगा या तो सेल के साइटोप्लाज्म में बनेगा। तो एक जगह तो बनता प्रोटीन सेल के साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम है वहाँ बनेगा प्रोटीन। ठीक है, तो दो जगह प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन एंजाइम्स और प्रोटीन्स। तो सेल में जब प्रोटीन्स बनती हैं या एंजाइम बनते हैं वो सेल से बाहर रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीक्रेशन। मतलब सेल से कोई प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, वो प्रोडक्ट बॉडी के लिए फायदेमंद है, तो उसको क्या बोलेंगे? सीक्रेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो सेल सीक्रेशन में इसका रोल हो गया। चौथा, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम जान रहे हैं? स्पर्म जो है, स्पर्म में जो हेड पार्ट होता है, सीधा हेड, यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस पर एक स्ट्रक्चर लगी हुई है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। क्या बोला जाता है इसको? एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम बोलते हैं स्पर्म में हेड रीजन में तब पर एक स्ट्रक्चर लगी होती है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या? अब एक्रोसोम बनाता कौन है? गोल्गी बॉडी। एक्रोसोम कौन बनाया? गोल्गी बॉडी। लेकिन इसके अंदर होता क्या है? दैट कंटेन द एंजाइम्स। इसके अंदर क्या है? एंजाइम्स है। वो एंजाइम क्या करते हैं? वो एंजाइम ये स्पर्म, जब स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज करता है तो ओवा की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम कौन करता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, तो क्या करेंगे? स्पर्म की वॉल ओवा की वॉल को डिसॉल्व कराएंगे, ब्रेक कराएंगे। कब? जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय। समझ में आ रहा है? तो एक्रोसोम में एंजाइम्स हैं कुछ, वो एंजाइम। अब देखिए, एक्रोसोम का निर्माण किसने किया? गोल्गी बॉडी बोलेंगे, लेकिन एक्रोसोम में जो एंजाइम है वो कौन बनाया? अब एंजाइम गोल्गी बॉडी नहीं बनाता है, गोल्गी बॉडी खाली इसमें थोड़ा चेंजिंग करता है। एंजाइम कौन बनाया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसने बनाया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर ये लिखना जरूरी है कि एक्रोसोम तो बनाया गोल्गी बॉडी ने, बट इट्स एंजाइम इसमें जो एंजाइम अंदर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सब नहीं। जब इस पर मैंने बताया था, जब जो ओवा जो होता है, ओवा में 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। प्री मेम्ब्रेन है, ठीक है, कॉर्नर रेडिटा, जोना पेल्सिटा, और एक ओवम की अपनी मेम्ब्रेन। जो स्पर्म अपना हेड पहले एंटर करा देगा, जैसे ही तो स्पर्म जो ओवा की मेम्ब्रेन है वो टफ हो जाएगी, बाकी स्पर्म की एंट्री रुक जाती है, बाकी कोई स्पर्म एंटर नहीं कर पाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हाँ, अलग नहीं रहता। आखिर दौड़ में कोई तो सबसे आगे निकलेगा। तो जब स्पर्म अटैक करते हैं तो कोई ना कोई स्पर्म तो सबसे पहले ओवम की मेम्ब्रेन को टच करेगा। जो पहले टच करके हेड एंटर करा देगा,
तो रोम की मूवमेंट अप हो जाती है, इस पर रुक जाते हैं तुरंत। समझ में आ रहा है? राइबोसोम पांचवा फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम पढ़ा रहे हैं, इसके आगे का टॉपिक कौन सा है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की सिंथेसिस कौन कराएगा? गोल्गी बॉडी। ठीक है, बताएंगे इसको। लेकिन इसका एंजाइम कौन बनाएगा? बट एंजाइम बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि लाइसोसोम में भी क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, सुसाइडल बैट्स बोले जाते हैं ना। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, तो इसका एंजाइम कौन बनाएगा? आर्या। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल डिवीजन। प्लांट में जब सेल डिवाइड करती है तो साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। एनिमल सेल में तो इन्वेजिनेशन बनता है। क्या था पिछली बार सेल मेम्ब्रेन जब बता रहे थे, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म डिवाइड ना होगा तो बीच में प्लेट बनती है, उसको बोलते हैं सेल प्लेट। तो सेल प्लेट बनाने में इसका भी रोल होता है, इसका गोल्गी बॉडी का। साइटोकाइनेसिस के समय सेल प्लेट बनाने में रोल है। ठीक है, इतने फंक्शन हो गए गोल्गी एपिटस के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिस इज द लाइसोसोम। अगला टॉपिक देखिए क्या है? लाइसोसोम। आपके बुक में लिखा है फंक्शन में 7 नंबर, सिंथेसिस ऑफ। इस लाइन का मतलब क्या है? मैक्रोमोलेक्यूल का मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? यहीं पर लिखिएगा। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये बुक में लिखा है। हम अगर कह रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन बना रहा है? गोल्गी बॉडी। तो मतलब क्या है इसका? प्रोटीन, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन। उसमें ग्लूकोज किसने जोड़ा? गोल्गी बॉडी ने। तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनाया? लिपिड। इसमें ग्लूकोज को किसने जोड़ा? गोल्गी बॉडी ने। तो क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बनना ही क्या है? मॉडिफिकेशन इसी को बोलते हैं, या प्रोसेसिंग इसी को बोला जाता है। समझ में आया? ये हो गया। नेक्स्ट लाइसोसोम। लास्ट क्लास में छूटता है बगल 10-5 मिनट बाद 5-10 5 बजे होना छूटता है। मिनट बाद थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा सा और पीछे। लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम क्या ध्यान से लीजिएगा इसको। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे हैं? स्मॉल वेसिकल या बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं। यूनिट एक मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज है। कैसा है? इसके ऊपर कितना मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन का बताया लास्ट टाइम। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड। और कैसा है? वेसाइकल। वेसाइकल समझ रहे हैं? गोल्गी बॉडी से वेसाइकल निकलता था, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल बनता था। लाइसोसोम भी क्या है? वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर है, वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है क्या? लाइसोसोम में दे कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम समझ रहे ना? द एंजाइम्स व्हिच वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो वाटर के प्रेजेंस में काम करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैसे हैं? एसिडिक नेचर के हैं, एसिडिक इन नेचर। नेचर कैसा है इनका? एसिडिक एंजाइम्स है सब। तो
एसिडिक नेचर कहाँ से डेवलप होता है ये जानेंगे, ठीक है। ये जैसे लाइसोसोम है, ये सेल है, क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम में एसिडिक पीएच कैसे डेवलप होता है। एसिडिक पीएच का मतलब क्या हुआ, एसिडिक पीएच। लाइसोसोम के अंदर पीएच कैसा होता है, एसिडिक। एंजाइम का पीएच है एसिडिक, एसिडिक पीएच डेवलप कैसे होता है। ये सेल है, यहाँ पर ये लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम जब बनते हैं, बनते कहाँ से हैं, पहले इसको लिख लीजिए, कहाँ से बनेगा लाइसोसोम, सिंथेसिस कहाँ से होती है, गोल्गी बॉडी कहाँ से, गोल्गी बॉडी से बनेगा। लेकिन इसका एंजाइम कहाँ से बनेगा, एंजाइम RER से बनेगा। बट एंजाइम फ्रॉम, एंजाइम जो इसके अंदर है वो कहाँ से बनेगा, RER से बनेगा। सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका एंजाइम बनाएगा, मतलब फाइनल उसका टच कौन देता है, गोल्गी बॉडी बनाता है एंजाइम वो है। उसके ऊपर मेम्ब्रेन वगैरह चढ़ाने का काम कौन करेगा, करेगा, ठीक है। हालांकि ये हमने ड्राइंग्स करके आपको, तो ये हो गया लाइसोसोम। इसमें बता रहे हैं एसिडिक पीएच कैसे बनता है। सेल का साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म से H+ आयन मूव करते हैं कहाँ, इनसाइड द लाइसोसोम। लाइसोसोम में H+ आयन मूव करेंगे सेल के साइटोप्लाज्म से, और लाइसोसोम का पीएच हो जाता है एसिडिक। समझ आ रहा है। तो एसिडिक पीएच कैसे होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ H+ का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन फ्रॉम साइटोप्लाज्म, फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से टू इनसाइड लाइसोसोम। तो ये एसिडिक पीएच मेंटेन रहता है। लाइसोसोम की सिंथेसिस कैसे होती है ये बता दें। लाइसोसोम देखने में कैसे होते हैं, ये हो गया, ठीक है। और मेनली लाइसोसोम मिलेगा कहाँ, एनिमल सेल में। मेनली कहाँ मिलते हैं मुख्य रूप से, प्लांट सेल में जनरली एब्सेंट। डाइजेशन कहाँ होता है, प्लांट सेल में, डाइजेशन एनिमल सेल में बोलेंगे तो जनरली फाउंड इन एनिमल सेल, जनरली इन एनिमल सेल। कैसा डाइजेशन कराते हैं लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम कह सकते हैं एंजाइम का थैली है, एंजाइम का भरा हुआ एक बैग है, एक बैग है जिसमें एंजाइम भरा हुआ है, ठीक है। अब वो लाइसोसोम दो तरीके का डाइजेशन होता है, देखिए, एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। मान लीजिए जैसे ये सेल है, सेल में बाहर से कोई फूड अंदर चला गया, कोई फूड बाहर से अंदर गया, इस फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा, सेल करेगी ना। ये इंट्रासेलुलर हुआ, इंट्रा का मतलब विद इन सेम सेल के अंदर डाइजेशन चल रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया में डाइजेशन कैसे होता है, इंट्रासेलुलर, क्योंकि एक ही सेल तो है बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है। बैक्टीरिया सिंगल सेल है ना, तो जितने सिंगल सेल वाले होते हैं सब में इंट्रासेलुलर होता है, याद कर लीजिए। पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, सब में इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक ही सेल है उसमें सब कुछ होना है। और एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ होता है, जिसकी बॉडी मल्टी सेलुलर। समझ में आया। वो क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी है तो स्टमक ध्यान देना, स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो स्टमक की वॉल किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। स्टमक में वॉल में क्या है, ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या होता है, सेलिंग तो है, आगे ग्लैंड्स क्या है, सेल का समूह है ना। तो ग्लैंड्स क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। एंजाइम बना के कहाँ भेजा, बाहर भेजा, स्टमक में, बाहर, अंदर। ये स्टमक है तो स्टमक में ग्लैंड्स लगी हैं, ग्लैंड सेल होती हैं। तो उन्होंने एंजाइम बना के भेज दिया कहाँ, बीच में जो स्पेस है स्पेस में, उस सेल से बाहर निकला एंजाइम ना। तो डाइजेशन कौन सा हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर। समझ में आ रहा है। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, इसका मतलब से इंट्रासेलुलर में एंजाइम के पास फूड जाता है तभी डाइजेशन। इंट्रा जैसे लाइसोसोम मेन उसका रोल है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही है। सेल के अंदर डाइजेशन में मेन रोल है। समझ में आया। मेन रोल क्या है, सेल के अंदर डाइजेशन का। आगे लाइसोसोम जो है एक ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होती है। क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पॉलीमॉर्फिज्म किस सेल ऑर्गेनल में होती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझते हैं, क्या है पॉलीमॉर्फिज्म। लंबी कार्बन चेन। और पॉली का मतलब ढेर सारा, मैनी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजी, बहुरूपिया,
हिंदी में क्या बोलेंगे, जिसके बहुत सारे रूप हैं, जो कई प्रकार से हो सकता है, वही क्या है, पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिज्म उसी में है। लाइसोसोम 4 तरीके के हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4 टाइप के लाइसोसोम हो सकते हैं। समझ में आया? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया 4 तरीके का होता नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 ही तरीके का है, रफ और स्मूथ। तो हाईएस्ट पॉलीमॉर्फिज्म किस सेल ऑर्गन में मिलेगा? लाइसोसोम में मिलता है। तो लिखेंगे लाइसोसोम कंटेन highest polymorphism, मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट वेरिएशन है इसमें, हाईएस्ट वेरिएशन, विविधता बहुत ज्यादा है इसमें। विविधताएं क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब टाइप देख लीजिए लाइसोसोम की। जब पॉलीमॉर्फिज्म हो गया तो कितने तरीके हैं? प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम होता है एक प्रकार इसका। दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम, इसका दूसरा नाम फैगोलाइसोसोम, फैगोलाइसोसोम। ठीक है, और तीसरा होता है टर्सरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम। इसका दूसरा नाम रेसिडुअल बॉडी, रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, और चौथा होता है, क्वार्टरनरी नहीं होता है, वो होता है ऑटोलाइसोसोम। ठीक है, ऑटोलाइसोसोम, ऑटोलाइसोसोम। ठीक है जी, या सुसाइडल बैग। चौथा लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है। समझ में आया? तो 4 तरीके की लाइसोसोम के डायग्राम बना दे रहा हूँ, मान समझ ले देखिए जी। देख रहे हैं इस तरीके से, ये सेल है और यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर क्या है, ER हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पर गोल्गी बॉडी हो गया। ठीक है, तो लाइसोसोम जो होंगे देखिए ऐसे यहाँ पर, ये मान लीजिए ये प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कौन सा होता है? जो एकदम नया रेडी होगा, नया ताजा लाइसोसोम बना रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या है? न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम, नए नए बने हैं। न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम ही प्राइमरी होता है। ठीक है, यस सर। आप बाहर से कोई लाइसोसोम का फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन करा रहे हैं, बाहर से कोई भी फूड सब सेल में एंटर करेगा। देखिए फूड है, अमीबा को याद कर लीजिए। अमीबा पर फूड खाएगा, बाहर से फूड इंटेक करेगा, तो फूड साइड मूव करेगा अमीबा में, एक तो क्या बनेगा? फूड वैक्यूल बनेगा ना। सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड में, अंदर की साइड में मूव करेगा सेल मेम्ब्रेन। ये फूड कहाँ आ गया? अंदर आ गया सेल में। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे एक स्ट्रक्चर बनेगा कि फूड वैक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल समझ लेना, इसको क्या बोलते हैं? बनाते रहिए, ये है फूड वैक्यूल। इसी को बोलते हैं फैगोसोम। फैगोसोम क्यों बोला जाता है? क्योंकि फूड वैक्यूल कैसे बनती है? फैगोसाइटोसिस। अमीबा जब फूड खाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस, भक्षण। हिंदी में क्या बोला जाता है? भक्षण। ठीक है, समझ में आ रहा? फैगोसाइटोसिस, फूड को इंगल्फ करना। सेल जब फूड को खाती है तो इंगल्फ करना उसको, समझ में? तो फैगोसाइटोसिस से ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है। वैसे तो ये यहाँ से फूड चला गया, फूड वैक्यूल हो गया, इसके बाद ये प्राइमरी लाइसोसोम इससे यूज करेगा और क्या बनेगा? अब लाइसोसोम में देखिए क्या चीज है, ये प्राइमरी लाइसोसोम था, इसमें क्या है? एंजाइम है ना। क्या है इसमें? एंजाइम है। वो एंजाइम इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? फूड वैक्यूल इसके साथ जुड़ेगा, मिक्स होगा। तो फूड वैक्यूल जब किसके साथ जुड़ेगा? लाइसोसोम के साथ, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसको इसमें इसके अंदर फूड भी रहेगा और इसके अंदर लाइसोसोम का एंजाइम भी आ जाएगा ना। लाइसोसोम और फूड वैक्यूल दोनों फ्यूज कर गया। फूड वैक्यूल को क्या बोल सकते हैं आप? फैगोसोम। फैगोसोम बोला जा सकता है, दोनों फ्यूज कर गया। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा तो फैगोसोम
प्लस लाइसोसोम कॉल्ड फैगोलाइसोसोम। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फैगोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम, यही है, क्योंकि एंजाइम है ना इसमें, अब वो डाइजेस्ट कराएगा एंजाइम। तो ये हो गया फैगोलाइसोसोम, लाइसोसोम। इसी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। मतलब फूड को उसने डाइजेस्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनती है यही है सेकेंडरी। इसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है, और जानते हैं फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये फूड डाइजेस्ट हो गया है, अब इसको डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो बॉडी में क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो पता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा रहेगा वेस्ट प्रोडक्ट ना हो जाएगा। तो देखिए जो पार्ट बचा रहता है, क्योंकि फूड तो अनडाइजेस्टेड हो गया, जानते हैं एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद एंजाइम्स एज सच बचे भी रह जाते हैं। ये पता है? जी पता है। यस। एंजाइम किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे मान लीजिए एंजाइम है, ठीक है, एक रिएक्शन चल रही है कोई, एंजाइम केवल रिएक्शन के रेट को तेज करता है। बॉडी में एंजाइम जो क्या करते हैं? स्पीड अप द रिएक्शन, इस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। अदरवाइज रिएक्शन इतना स्लो हो जाएगा कि जिंदा ही नहीं रहेंगे हम लोग, इतना स्लो रिएक्शन चलेगा। तो रिएक्शन की ये बायो कैटलिस्ट बोले जाती है, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, बहुत तेज कर देते हैं। जब रिएक्शन खत्म हो जाती है तो एंजाइम एज सच बचा रह जाता है। ये आप पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल में, एंजाइम मॉलिक्यूल में, कौन है? एंजाइम बचे रहते हैं एज सच। तो यहाँ पर लाइसोसोम ने क्या किया? प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम है, इसने क्या किया? इस फूड को डाइजेस्ट कर दिया ना। अब एंजाइम बचा रहेगा ना, डाइजेस्टेड फूड तो बॉडी में सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो फूड डाइजेस्ट कर गया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में एंजाइम बचा रहेगा ना, तो बचे हुए हिस्से को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल बॉडी या टर्शियरी लाइसोसोम। ये सेकेंडरी है, तो लास्ट में जो बचा रहेगा, जो भी पार्ट बचा रहेगा वो क्या बोला जाएगा? टर्शियरी लाइसोसोम। समझ में आ रहा है? तो यही क्या है? टर्शियरी लाइसोसोम है, या इसी को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल बॉडी। इसमें एंजाइम बचा रहेगा। समझ में आ रहा है? दिख रहा वहां से? देखिएगा, ये टर्शियरी लाइसोसोम है। फिर से देख लीजिए, प्राइमरी लाइसोसोम एकदम नया रेडी लाइसोसोम बना। कहाँ से बना? गोल्गी बॉडी बनाया। ठीक है, इसके बाद में ये फूड सेल में, ये पूरा सेल है, सेल में क्योंकि हम समझा रहे हैं सेल में डाइजेशन अंदर होता कैसे है? जब बाहर से कोई फूड इंटर करेगा तभी तो सेल में वो डाइजेस्ट होगा, उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कैसे होता है? एंजाइम की मदद से होगा। एंजाइम कहाँ है? लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है एंजाइम, है ना? दिख रहा है? ये लाइसोसोम में एंजाइम है, ये एंजाइम उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे जो बाहर से आ रहा है। जो बाहर से फूड आ रहा है उस फूड को डाइजेस्ट कौन कराएगा? एंजाइम। तो जैसे फूड एंटर करता है, बाहर से फूड एंटर किया ना, एक वैक्यूल में बंद हो गया फूड, इसको क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल किसके साथ यूज करेगा? लाइसोसोम के साथ यूज करेगा। क्या बनाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम यूज कर दिया। ये लाइसोसोम है, ये फूड यूज कर गया, बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। उसमें दो चीजें हैं, एक तो लाइसोसोम का एंजाइम है और एक फूड है। तो अब एंजाइम फूड को डाइजेस्ट कराएगा ना, तो इसी में डाइजेशन हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। जब यूज करता है सेकेंडरी बन जाता है, उसके बाद डाइजेशन होगा, फूड डाइजेस्ट करेगा, फूड एब्जॉर्ब होगा। जितना फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, फूड का पार्ट बचा हुआ रहेगा, कुछ एंजाइम बचे रहेंगे, वो स्ट्रक्चर बोली जाती है टर्शियरी लाइसोसोम, बचा हुआ हिस्सा रेजिडुअल बॉडी। तो 3 लाइसोसोम हो गया खत्म है। अगला क्या है? ऑटोलाइसोसोम। ये कभी कभी वाले हैं, ये कभी कभी बनते हैं, हमेशा ये लाइसोसोम नहीं नजर आता है। ये कब नजर आएगा? देखिए, ऑटोलाइसोसोम कहते हैं लाइसोसोम आर सुसाइडल बैग, आत्महत्या का खैली क्यों बोला जाता है? क्या हमेशा आत्महत्या कर लेते हैं? ये अपनी सेल को मार लेते हैं? नहीं। जब किसी भी सेल का लाइसोसोम अपनी ही सेल को अपने ही एंजाइम से मार ले तो उसको बोलते हैं सुसाइड। क्या बोलते हैं? सुसाइड। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसमें ये क्या है? लाइसोसोम है। तो अगर ये लाइसोसोम, इसके अंदर एंजाइम होगा, ये लाइसोसोम अपनी इस सेल को क्या कर दे? अगर इसको डाई कराते हैं, इसको किल कराते हैं, इसको खा लें, इसको डाइजेस्ट कर लें,
तो इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। अपने ही अंदर लाइसिस करा देना, अपनी ही सेल को अपने ही एंजाइम से मार देना, ऑटोलाइसिस। समझ में आ रहा है? ऑटोलाइसिस बोला जाता है। तो ऑटोलाइसिस जो एंजाइम जो लाइसोसोम ऑटोलाइसिस कराएगा, उस लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? ऑटोलाइसोसोम। क्या सारे लाइसोसोम ये काम करते हैं? नहीं, सब नहीं कर रहे ना। जो लाइसोसोम ऑटोलाइसिस कराएगा उसी को बोलेंगे। और सबके अंदर कैपेसिटी है, पावर सबके अंदर है, लेकिन जो ऑटोलाइसिस में भाग लेगा उसी को ऑटोलाइसोसोम कहेंगे। हाँ, मैं फूड नहीं कह रहा हूँ किस कंडीशन। अभी मैंने ये नहीं बताया कि ऑटोलाइसिस होती कैसे है। अगर कोई सेल सुसाइड कब करती है, कब सुसाइड किया जाता है? हाँ, जब कोई ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये सेल है, देखिए ऑटोलाइसिस। पहले कुछ चीजें लिख लीजिए, सीक्वेंस बैठ जाएगा। मैं कुछ यहाँ पर नोट बना दे रहा हूँ, पहले से नोट कर लीजिए, ठीक है। लाइसोसोम्स सुसाइडियल बैग बोले जाते हैं, सुसाइडियल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। कौन से लाइसोसोम बोले जाएंगे? ऑटोलाइसोसोम्स वाले, ऑटोलाइसोसोम को कहेंगे। जो लाइसोसोम सुसाइड कराएंगे उनको क्या बोलेंगे? ऑटोलाइसोसोम, ठीक है। सुसाइडियल बैग जो बोले जाते हैं, क्यों बोले जाते हैं? बिकॉज डाइजेस्ट ओन सेल, अपनी सेल को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। कैसे? बाय ओन एंजाइम, अपने ही एंजाइम से, अपने एंजाइम से अपनी सेल को खा जाते हैं, डाइजेस्ट पचा देते हैं, ठीक। अब ये कितने कब होता है सुसाइड? कारण क्या है? तो सुसाइड दो कंडीशन में होता है खाली बस, ठीक है। पहला लिखिएगा यहाँ पर, ड्यूरिंग स्टार्वेशन इन सेल, और दूसरा होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन इन सेल। अब ध्यान समझ लीजिए, ये मान लीजिए सेल है, इस सेल में स्टार्वेशन हो गया है, हमारी बॉडी, हम खाना नहीं खा रहे हैं। स्टार्वेशन का मतलब भूखमरी होता है ना, तो होगा क्या? जब खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी में जितना ग्लाइकोजन होगा वो पहले टूटेगा, एनर्जी देगा। फिर बॉडी में जितना फैट है वो ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी देगा। लास्ट में प्रोटीन्स का नंबर आएगा, वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, रिजर्व फूड सब, हालांकि रिजर्व फूड ओनली क्या है आपका? रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा बॉडी में, तो सेल मरने लगेगी, कंडीशन आ जाएगा स्टार्वेशन की। तो सेल क्या करेगा उस समय? सेल जो है अब उसको खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो एनर्जी तो चाहिए लास्ट टाइम, एकदम लास्ट मरने समय तक एनर्जी चाहिए। तो सेल क्या करेगा? अपने अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको खा लेगा, अपने अंदर जो गोल्गी बॉडी है उसको खा लेगा, सब सेल और को खा के खत्म कर देगा। तो सेल को ऑटोलाइसिस करा देता है कि मतलब कुछ बचा नहीं है, ऑप्शन नहीं बचा है, सेल में स्टार्वेशन हो गया है, सेल को खत्म करना मजबूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम तक एनर्जी बनाए रखना है। एनर्जी तो चाहिए ना बॉडी को अंतिम समय तक। अपने आप पालेगा, अपने आप को। सर सेल जब कुछ नहीं अपने कर बॉडी के पार्ट्स को खाता होगा अपने आप। हाँ, तो हो सकता है। सर जी, जब सेल कुछ नहीं कर पाए तो अपना आप कोई रुक जाए। हाँ, दूसरा देखिए, सेकंड क्या है? इन्फेक्शन। जब बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है, दूसरा कंडीशन है कि ऑटोलाइसिस कब हो सकती है? जब बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हुआ। मान लीजिए यहाँ इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, अब ये इन्फेक्शन इस सेल से बाकी सेल्स में ना फैल जाए, तो उसको रोकने के लिए उस सेल का लाइसोसोम क्या करेगा? अपने ही सेल को मार देगा, ताकि वो इन्फेक्शन पड़ोसी सेल में ना पहुँचे, नेबरिंग सेल में इन्फेक्शन ना जाए, इन्फेक्शन बढ़े ना, फैले ना। तो अपने ही सेल को, जिस सेल में इन्फेक्शन होगा उस सेल का लाइसोसोम अपनी सेल को डाइजेस्ट करा देगा। समझ में आ रहा है? तो दो कंडीशन में ऑटोलाइसिस हो रही है, ठीक है। इसलिए सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। सर वहाँ सेकेंडरी से टर्सरी कब, मतलब जो बेस्ट प्रोडक्ट बचा रह गया या जो निकला बेस्ट प्रोडक्ट निकला है, बेस्ट प्रोडक्ट निकलने के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट बचा रहेगा, एब्जॉर्ब हो गया यूजफुल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बचा रहेगा, और जो लाइसोसोम के एंजाइम सबको मिलाकर जो बचा है लाइसोसोम का एंजाइम वो टर्सरी दोनों को मिलाकर टर्सरी के बाद टर्सरी के बाद। ये तो कभी कभी वाला केस है, ये हमेशा नहीं होता ना।
ऑटोलाइसिस से मतलब थोड़ी ना होता है। सर ये आर्टिलाइसिस की बजाय वही पे रुक जाए, अपना ग्रोथ रोथ सब रोक देते, तब भी तो सही है, तो मारने की क्या जरूरत है? क्या चीज़? सर वो अपना ग्रोथ अच्छा इन्फेक्शन फैल गया है, इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैला देंगे क्या? इन्फेक्शन को पूरी बॉडी में फैला देंगे, इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करनी है इस तरीके से। रोकने के लिए वो अपने आप को हाँ, मार तो अपने सेल को डैश करा देगा ना, ताकि हर सेल में लाइसोसोम रहता है, ये वो बच जाएंगे सेल। समझ में आ रहा है? बुक में एनसीईआरटी में लिखा, कुछ चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के टाइप्स लिखे हैं, लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेज। क्या है? एंजाइम के नाम लिखे हुए हैं, लाइपेज है, प्रोटीज है और कार्बोहाइड्रेजेस है। लाइपेज क्या कराएगा? फैट को डाइजेस्ट कराएगा। प्रोटीज को, कार्बोहाइड्रेजेस का मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराएगा वो एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल्स हिंदी में रिक्ता क्या बोलते हैं? तो वैक्यूल्स कहाँ होती हैं? वैक्यूल्स प्लांट सेल में भी हैं, एनिमल सेल में भी हैं। मैंने डिफरेंस में लिखा है तो उसे बता दिया है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स साइज में बड़ी होंगी, एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होंगी? साइज में छोटी और संख्या में ज़्यादा मिलेगा, मोर इन नंबर। ठीक है, प्लांट सेल में लेस इन नंबर एंड बिगर इन साइज। ठीक है, वैक्यूल करती क्या है, फंक्शन क्या होता है? वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। कैसा है? एक मेम्ब्रेन रहेगा, स्फेरिकल संरचना है। सेल में स्फेरिकल संरचनाएं होती हैं। ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस हो गया, ये सब क्या है? ये सब वैक्यूल्स हैं। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हो गया, इनको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इनकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? वैक्यूल्स कई तरीके की हो सकती हैं। फूड वैक्यूल, कौन सा हो सकता है? फूड वैक्यूल, सैक वैक्यूल और गैस वैक्यूल। तो रियल वैक्यूल नहीं है, जो गैस वैक्यूल्स होती हैं प्रोकैरियोट्स में, दे आर फॉल्स वैक्यूल्स। वो रियल नहीं, क्योंकि उस पर मेम्ब्रेन ही नहीं है बाहर कोई, तो वो फॉल्स वैक्यूल है ना, मेम्ब्रेन होना जरूरी है। तो फूड वैक्यूल हो गया, सैक वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल क्या लिख देते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मतलब वैक्यूल्स में बताइए क्या क्या चीज स्टोर हो सकती है, किसी चीज को स्टोर करने का काम करते हैं। सीधी सी बात है, वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? स्टोर। अब क्या चीज स्टोर कर सकती हैं? फूड भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में ये सैक का मतलब क्या है? प्लांट में जो लिक्विड होता है बॉडी में उसको क्या बोलते हैं? सेल सैक। ठीक है, तो सेल सैक को भी इकट्ठा रख सकते हैं, वाटर को भी इकट्ठा रख सकते हैं अपने अंदर। इनके बॉडी में वैक्यूल्स में पिगमेंट कलेक्ट हो सकते हैं। पिगमेंट्स जानते हैं? कलर एजेंट्स कॉल्ड पिगमेंट्स, वो इकट्ठा हो सकते हैं। और भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इकट्ठा हो सकते हैं, जैसे मैलिक एसिड हो गया। ठीक है, मैलिक एसिड वैक्यूल में ज़्यादा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठा हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? मैलिक एसिड, ये भी इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, पिगमेंट में लिखिएगा एंथोसायनिन पिगमेंट। एग्जाम्पल क्या है पिगमेंट का? एंथोसायनिन। तो स्टोरेज में मदद करता है। ठीक है जी, और इसी के बेसिस पर वैक्यूल के नाम होते हैं। फूड वैक्यूल क्या करेगा? फूड स्टोर करेगा, खुद को बनाया था बिना फूड वैक्यूल। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगी? वाटर को स्टोरेज कराएगी। ऐसी वैक्यूल कहाँ देखने को मिलेगा?
अमीबा में और पैरामीशियम में, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम का किडनी की तरह काम करता है, ये किडनी की तरह काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। समझ में आता ना? कितने लोगों को समझ में आता है किडनी की तरह बिहेव करता है? ऐसे ऐसे तो कर दिए, बताइए। किडनी की तरह काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा और पैरामीशियम में। हाँ, क्या कह रहे हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करेगा। सुन लीजिए ध्यान से। जैसे ये अमीबा है, अमीबा ने एक्सेस वाटर को टेकअप कर लिया है, एक्सेस वाटर पी लिया है, एक्सेस वाटर बॉडी में चला गया है, तो एक्सेस वाटर कहाँ स्टोर होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टोर रहेगा। और अमीबा में पानी की जब कमी हो जाएगी, जब पॉन्ड में वाटर घट जाएगा, तो अमीबा को वाटर अगर चाहिए, बाहर से नहीं मिल रहा सफिशिएंट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से क्या मिलेगा? वाटर सप्लाई होगा। वाटर को इकट्ठा भी करती है, वाटर को लेती भी है, जैसे किडनी की तरह काम करती है। वाटर की कंसंट्रेशन को सेल में मेंटेन कौन कर रहा है अमीबा में? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। संकुचनशील रिक्तिका बोलते हैं हिंदी में इसको। क्या बोलते हैं? संकुचनशील रिक्तिका। समझ में आया? तो इसका फंक्शन क्या हुआ? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इसका फंक्शन होता है। कहाँ मिलेगा ये? एग्जाम्पल होगा अमीबा में, पैरामीशियम में। किडनी की तरह काम करेगा। सेल वैक्यूल कहाँ मिलेगा? एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में मिलेगा। प्लांट सेल में। फूड वैक्यूल कहाँ मिलेगा? एनिमल सेल में। कहाँ मिलेगा? एनिमल सेल में मिलेगा फूड वैक्यूल। समझ में आ रहा है? अमीबा में मिलेगा फूड वैक्यूल। एनिमल सेल इनको है इनको। आगे इसके बाद टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। और बताना है प्लास्टिड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए नेक्स्ट टाइम होगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बताइए? ऊर्जा का घर, केवल पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब बॉडी में एटीपी जो बनती है वो कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है? बताइए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है? बताइए, बताओ जी। हाँ, गोल्गी बॉडी में। हाँ, अरे बताने दीजिए। हाँ बोलिए, कहाँ चलती है ग्लाइकोलाइसिस? सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ये सब कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो रेस्पिरेशन कह सकते हैं, रेस्पिरेशन का कुछ हिस्सा कहाँ चलता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। कुछ हिस्सा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, एटीपी बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। समझ में आ रहा है? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सब में पूरी बॉडी में कैसा होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होता है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में, क्योंकि हर सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। हमारी हार्ट की मसल, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, हमेशा कॉन्टैक्ट रेस्ट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी। बॉडी में जो स्टैटिक मसल्स होती हैं, स्टैटिक का मतलब ऐच्छिक मांसपेशियाँ, ऐच्छिक, अनैच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक, यही तो होती हैं। ऐच्छिक वाली जो है उसमें हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच है ना, तो हमारी बिल का मूवमेंट होता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उनमें ज़्यादा होती है। जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं वो तो बॉडी के अंदर हैं, इंटरनल ऑर्गन से अटैच हैं, उसमें एनर्जी की ज़्यादा नीड नहीं है। समझ में आया? क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के साथ जो मसल्स अटैच रहेगा उसमें वर्क ज़्यादा होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा है। मतलब कह सकते हैं जहाँ पर बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ज़्यादा होगा, ठीक है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा कि एनिमल सेल में? एनिमल सेल में ज़्यादा क्यों होते हैं? एनिमल में ज़्यादा एनर्जी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी ज़्यादा एक्सपेंड कौन करते हैं? एनिमल्स करते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो चाहिए भी इनको एनर्जी, तो एनर्जी बनानी भी ज़्यादा पड़ेगी, तो हमें एनिमल्स मूव करते हैं, तो एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कितने सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो सेमी ऑटोनोमस हैं?
सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं? सेमी, लगता है गुस्सा आ जाता है क्या? सेमी ऑटोनोमस क्या है बताइए? दो होते हैं, कौन कौन से? याद रखिए, कौन कौन से सेमी ऑटोनोमस? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब जो कुछ बना सकता है, अपने आप खुद बनाएगा, उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। जो अपने आप कोई चीज़ बनाए ऑटोनोमस। सेमी का मतलब पूरी तरीके से नहीं बना पाया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस इसलिए हैं क्योंकि ये क्या है, इनके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, ठीक है, खुद का आरएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। हाँ, तो खुद अपनी प्रोटीन खुद बना लेते हैं ये, लेकिन सारा नहीं बना पाते हैं, कुछ बनाते हैं। बाकी प्रोटीन कहाँ से आती है? सेल के साइटोप्लाज्म में जो बनती है वहाँ से ले लेते हैं। समझ में आया? इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमी का मतलब फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है कि पूरी तरीके से ये अपने जो है सेल्फ डिपेंड नहीं है। इनको कुछ प्रोटीन की ज़रूरत ऐसे पड़ती है जो सेल के साइटोप्लाज्म से लेना पड़ता है, बाकी प्रोटीन ये खुद बना लेते हैं। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में ज़्यादा प्रोटीन बनता है कि यूकैरियोट्स में। अब सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन, मैं बोल रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो कुछ प्रोटीन सेल के साइटोप्लाज्म से लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का मतलब क्या होगा? कहाँ है प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ है बताइए, जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ है बताइए, बोलो जी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आप पढ़ते हैं मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, मैट्रिक्स होता है पार्ट, मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन ही तो है। याद रखिए, जहाँ जहाँ एंजाइम वो सब प्रोटीन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बोलता हूँ कि प्रोटीन बनाता है, इसका मतलब वो एंजाइम बना रहा है। ज़्यादातर क्या से बनाता है? एंजाइम्स। आपसे एक बात बोलिए, all enzyme are protein, but all protein are not. All enzymes are protein except one enzyme, ribozyme. All enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. सारे एंजाइम प्रोटीन है इनको छोड़ करके, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोटीन प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन है, वो कभी एंजाइम की तरह काम नहीं करेंगे। जैसे केराटिन क्या है? बाल में जो केराटिन है ये प्रोटीन है, क्या ये एंजाइम का काम करती है? नहीं करती है ना। और हड्डी में जो बोन में प्रोटीन होती है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन होता है, वहाँ ऑसिन प्रोटीन होती है। तो ये सब प्रोटीन है जो एंजाइम का काम नहीं करती है ना। तो कुछ प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होती हैं, बाकी एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड्स ये तो देख के आइएगा। राइबोसोम कंप्लीट हो गया है, सीलिया और फ्लैजेला बताएंगे। तो 3 टॉपिक पढ़ के आना है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सीलिया, फ्लैजेला, ठीक है। अच्छा।